हेलो एंड वेलकम बैक। कंपनी लॉ में सबसे पहले हम आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस टॉपिक को जिसने स्किप कर दिया उसको आगे के लेक्चर्स में जो टर्म्स होंगे वो मिसिंग हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा लॉ सेंट्रिक ना हो करके एक जेनरिक टर्म के इसमें यूज़ किए जाएंगे और वो टर्म थ्रू आउट द कंपनी लॉ आपके चलेंगे। So it is very important to attend this session for further lectures on company law. तो चलिए आज हम कंपनी लॉ के फर्स्ट लेक्चर से शुरुआत करते हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड बी अटेंटिव हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द कंपनी लॉ। जो हमारे बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, LLB LLM के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास भी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है LLM के स्टूडेंट्स में, जो ये ग्रुप बी का है ऑप्शनल सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, उसको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम कंपनी लॉ में ये समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जनरल टर्म सारे समझने की पूरी कोशिश करेंगे कंपनी लॉ के अंतर्गत। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक बेसिक लेक्चर होने वाला है आज का, जो बहुत सिंपल रहने वाला है। काफ़ी लेमैन टर्म में मैं यूज़ करूँगा इसको, और इसमें जो है टेक्निकलिटीज़ बहुत कम होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका जो बनता है, सबसे पहले जो है हम इसको वेरी डीप में भी समझने की कोशिश करेंगे, सेक्शंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी जो कॉमन टर्म्स हैं कंपनी लॉ में वो यूज़ करते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपको ये समझ में आना ज़रूरी है कि कंपनी है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी। तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी। ओके, सो कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट है सबसे पहले 1956, मैं हिस्ट्री नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्योंकि जनरली हिस्ट्री जो है हमारे अभी किसी काम की नहीं है, और हमें यहाँ पे सीधे सीधे व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी, और फिर हम टेक्निकलिटीज़ में और जितने भी लीगल टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करना वन बाय वन शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे कंपनी एक्ट जो है, सबसे पहले जो पुराना कंपनी एक्ट था 1956, उसको जो है रिवैम्प अप करके जो हमारा कंपनी एक्ट आया वो आया कंपनी एक्ट 2013। जो लोग लॉ में AIB का एग्ज़ाम देते हैं उनको ये जानना ज़रूरी है कि ये इसकी डेट जाननी भी ज़रूरी है, 29 अगस्त 2013। कई बार क्वेश्चन में डेट पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। तो कंपनीज एक्ट जो था हमारा, सबसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए। जो सफिशिएंट चेंजेस हुए उसके बाद जो कॉरपोरेट सेक्टर्स में काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट हुए, उसके बिहाफ पे हमें कंपनीज एक्ट में चेंज करने पड़े, और कंपनीज एक्ट 2013 29 अगस्त 2013 को ये जो है फाइनल हमारा एक्ट बना, अमेंडमेंट होके तैयार हो गया। इससे पहले हमारा जो एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 था। इसमें एक बेसिक चीज़ जो है वो बताना ज़रूरी है कि कंपनी का मतलब क्या है इसमें। तो जो कंपनी का मतलब है वो एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, उस साथ में जैसे हम लोग पार्टी करते हैं तो उस साथ में पार्टी करने के लिए वो ब्रेड पार्टी करते थे। जो ब्रेड पार्टी करते थे तो इसी वजह से इसका मतलब होता गेट टुगेदर। जब उनका गेट टुगेदर होता था तो इसी को जो कंपनी, इसको डिराइव्ड कर दिया गया कंपनी को कॉम प्लस, ये लैटिन वर्ड है कॉम प्लस पनीस, ठीक है। अब कॉम मतलब होता है टुगेदर, और इसका मतलब होता है ब्रेड। यानी कि जो वर्ड यूज हुआ है कि एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील टुगेदर, जिसका मतलब हुआ एक तरह से
एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील्स टुगेदर, जो अपना मील्स टुगेदर करते हों उनको, उनका एसोसिएशन एक तरह से कंपनी का जो ब्रेकआउट किया गया लैटिन वर्ड में कॉम प्लस पनीस यानी टुगेदर ब्रेड, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील टुगेदर। सो ये बहुत बड़े टर्म में भूला जाएगा। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो वर्ड कंपनी है वो कोनेट करता है आइडिया को, टू आइडियाज़ को। कौन से टू आइडियाज़ को कोनेट करता है? पहला आइडिया जो होगा इससे निकल के आ रहा है, इट कैन नॉट बी एप्टली असैसिनेटेड एज अ फर्म और द पार्टनरशिप। यानी कि जो कंपनी, देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी को बिजनेस करना है, सबसे पहले अगर इसको समझने की कोशिश करो कि एक बिजनेस हो गया, और बिजनेस में क्या होता है, एक तो होता है कि सिंगल हैंडेड बिजनेस। सिंगल हैंडेड बिजनेस, सिंगल हैंडेड बिजनेस क्या हुआ, जैसे कि आपका मन किया कि यार कुछ नहीं तो एक बिजनेस खोल लेते हैं, आपने गए और एक बर्गर की शॉप खोल दी। उस बर्गर की शॉप को आपने कोई एक बढ़िया सा लोगो तैयार किया और अपना नाम दे दिया और आप अपनी बर्गर की शॉप चलाने लगे। ये आपका सिंगल हैंडेड बिजनेस हो गया। उस बिज़नेस में चलने की और ना चलने की कोई गारंटी होगी, वो सब आपके ऊपर होगी। बिज़नेस चला तो आपको फ़ायदा होगा और बिज़नेस डूब गया तो आपका नुकसान होगा। तो ये हो गया सिंगल हैंडेड बिजनेस। इसके बाद आता है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो क्या है, पार्टनरशिप में भी इस तरह के हम जो दो या दो से ज़्यादा लोग मिल कर के आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, और पार्टनरशिप करने के बाद में जो उसकी एक तरह से उनके राइट्स होते हैं, जो हित होते हैं, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और उसका प्रॉफिट भी उनमें इक्वली शेयर हो जाता है और लॉस भी उनमें आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप ये एक छोटे सेंस में हुआ, अगर हम इसको बड़े और ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में समझा जाए तो ये कंपनी को क्या पार्टनरशिप हम कह सकते हैं? नहीं, इट कैन नॉट बी said as a partnership or as a firm because it's a large number of members in the association, right? So एक जो इसके प्रत्येक सदस्य होते हैं इस कंपनी में, वो अपने हित के लिए बिना अन्य सदस्यों की सहमति के कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। ए मेंबर में ट्रांसफ़र, अच्छा एक चीज़ और इसमें क्या हो सकता है कि कंपनी के सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट एसोसिएशन में विद द कंसेंट ऑफ अनदर मेंबर, अन्य मेंबर के कंसेंट से वो अपने हित को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास समझ में आई कि ये एक इनकॉर्पोरेशन है, एक तरह का इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक संस्था हो गई। एक संस्था मतलब कि एक संघ हो गया जिसके अंतर्गत इसको रेगुलेट किया जा सकता है। इनकॉर्पोरेट बॉडी हो गई और जिसकी अपनी कॉमन सील हो गई। तो ये दो चीज़ें समझ में आती हैं इस चीज़ से। पहली चीज़ कि ये एक पार्टनरशिप नहीं है, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप, इसको पार्टनरशिप नहीं कही कि बड़े सेंस में है। और दूसरी चीज़, ये एक इनकॉर्पोरल बॉडी है। इनकॉर्पोरल बॉडी है मतलब कि इसकी अपनी सील होगी। सबसे पहली पॉइंट पे इसकी अपनी खुद की एक सील होगी, और उस सील से क्या होगा कि जो भी कॉमन सील होगी, जिसको हम एक तरह से हिंदी में सार मुद्रा कह सकते हैं, यह एक ऐसा संघ या ऐसी विधि के अंतर्गत जिसको निगमित किया जा सकता है, जिसको रेगुलेट किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप यह एक निगमित संस्थान हो जाती है, जिससे सामान्यतः स्थायी अस्तित्व वाला सार मुद्रा युक्त निगम कहा जा सकता है। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुनना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इंग्लिश में जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे दोनों तरीके की लैंग्वेज है वो दोनों कवर की जा रही है, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आप हिंदी से हो या इंग्लिश से हो। एक कॉमन सी बात है कि जिसकी कॉमन सील है, हैविंग कॉमन सील। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह के इनकॉर्पोरल बॉडी है विच इज़ हैविंग द कॉमन सील, जिसकी एक अपनी सील है, और इसको सार्वमुद्रा हिंदी में, जो हिंदी मीडियम वाले सार्वमुद्रा कह सकते हैं इसको एक तरह से। ये कॉमन सील होती है। और इस तरह की एसोसिएशन जो होती है, जिसको हम इनकॉर्पोरेटेड होती है लॉ के द्वारा, तो ये जो एसोसिएशन होगी वो लॉ के द्वारा इनकॉर्पोरेटेड होगी, जहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉडी है यूजली जिसको हम कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जिसका अपना परपेचुअल सक्सेशन होता है और इसकी अपनी कॉमन सील होती है। तो जो लोग लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अ मेंबर
इस कंपनी में पॉइंट नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्ड कंपनी कोनोटेट टू आइडियाज इन द लीगल सेंस। अगर आपको लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। कंपनी जो है उसको डेराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड से कॉम प्लस पेनीज। कॉम प्लस पेनीज मतलब कॉम मतलब टुगेदर, पेनीज मतलब ब्रेड, यानी कि इनिशियली द वर्ड रेफर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील टुगेदर। यहाँ तक समझ में आया। नाउ अब हम इसी सेंस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 आइडिया आते हैं। पहला आइडिया ये आता है, इट कैन नॉट अप्लाई अगर हम कंपनी वर्ड इट कैन नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ फर्म और अ पार्टनरशिप। ठीक है, इसको फॉर्म या पार्टनरशिप के तौर पे नहीं देखा जा सकता है, इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि कंपनी के जो हर सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य कंपनी में या संघ में अपने हित को अन्य सदस्यों की सहमति के बिना भी अंतरित कर सकता है। यानी कि एक चीज़ बताई थी, जो कंपनी के जो मेंबर हैं वो अपना इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे किसी मेंबर को। मेंबर में ट्रांसफ़र इंटरेस्ट टू द एसोसिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर मेंबर। तो कोई पार्टनरशिप क्यों नहीं कहा सकता, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर आपको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना होगा अपना, तो आपको दूसरे पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए मेंबर में ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट इन द एसोसिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर मेंबर। ठीक है, बिना किसी दूसरे मेंबर के कंसर्न के बिना अपने हित को एसोसिएशन में ट्रांसफ़र कर सकता है कोई भी मेंबर। ऐसे संघ को विधि के अंतर्गत ही निगमित किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप यह एक निगमित संस्थान हो जाती है, जिसे सामान्यतः स्थायी अस्तित्व वाला सार्वमुद्रा युक्त निगम कहा जाता है। अगर हिंदी मीडियम से हैं आप तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो ये पॉइंट मैंने बताया, इट कैन नॉट एप्ली डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म और अ पार्टनरशिप। इसको फॉर्म या पार्टनरशिप की तरह नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता है, और इसमें प्रत्येक सदस्य अपने हित को अन्य सदस्यों के बिना क्या कर सकता है, अंतरित कर सकता है। कहाँ पे, संस्था में। ए मेंबर में ट्रांसफर इंटरेस्ट टू द एसोसिएशन विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर मेंबर। ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, आ गई होगी। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा इनकॉर्पोरेट सेक्टर है, ऐसे संघ को जो जिस तरह का संघ है जहाँ विधि के अंतर्गत ही इसको रेगुलेट किया सकता है, जो कि कॉमन लॉ के अंतर्गत ही इसको रेगुलेट किया सकता है, जिसके जो रिजल्ट के स्वरूप में यह एक निगमित संस्थान हो जाती है, जिसमें सामान्यतः स्थायी अस्तित्व वाली सार्वमुद्रा युक्त निगम इसे हम कह सकते हैं, यानी हैविंग द कॉमन सेंस। सच एन एसोसिएशन, नाउ मैं इसको इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। सच एन एसोसिएशन मे बी इनकॉर्पोरेटेड टू लॉ वेयर अपॉन इट बिकम अ बॉडी कॉर्पोरेट और व्हाट इज यूजली कॉल्ड कॉर्पोरेशन विद परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ठीक है, इस तरह का जो भी एसोसिएशन है जिसकी इनकॉर्पोरेटेड होता है, जो कि इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ, ओके, वेयर एवर पर्सन, जो भी जब ये बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ हो गई, इस तरह का जो भी एसोसिएशन हो गया वो इनकॉर्पोरेटेड बाय लॉ हो गया, तो ये क्या हो गया, बिकम अ बॉडी, और ये क्या बन गई, एक तरह से बॉडी बन गई, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, यही मैंने लिखवाया है। सच एन एसोसिएशन मे बी इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, जिस तरह की जो एसोसिएशन है वो लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेटेड होगी, एंड वेयर अपन बिकम्स अ बॉडी
कॉर्पोरेटेड और व्हेन यूजली कॉल्ड द कॉर्पोरेशन और अ परपेचुअल सक्सेशन। तो इस तरह की बॉडी जो होगी कॉर्पोरेट बॉडी होगी और जिसका अपना परपेचुअल सक्सेशन है और अपनी कॉमन सील है। तो ये जो कॉर्पोरेट बॉडी हो गई इसका क्या है, एक तरह से अपना परपेचुअल सक्सेशन है। कॉर्पोरेट बॉडी जिसका अपना एक परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है, और इसकी अपनी कॉमन सील है। तो ये चीज़ जरूरी है जो कंपनी में जो परपेचुअल सक्सेशन है, सील है, कॉर्पोरेट बॉडी है। तो ये जो नॉर्मल डेफिनेशन है कंपनी की, इसकी मैंने कोशिश की बताने की। सबसे पहले मैंने बेसिक टर्म बताया कि कंपनी में जो पहले जो एक्ट था वो कंपनी एक्ट 1956, जो कि अब जो फिलहाल जो है इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट होने के बाद जो कंपनी लॉ है कंपनी एक्ट 2013 हम ये पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसमें बात करूं, मैंने जो अब तक थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी है वो ये की है कि सिंगल हैंडेड बिजनेस है तुम्हारा। एक तो ये हो सकता है कि एक बिजनेस है जिसको आप सिंगल हैंडेड रन कर रहे हो। अब सिंगल हैंडेड बिजनेस को रन कर रहे हो, कोई नुकसान आया वो तुम झेलोगे और जो कोई फ़ायदा है वो भी तुम्हें ही मिलेगा। दूसरा हुआ पार्टनरशिप, जो मैंने बताने की कोशिश की, जो मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई। अब मैं इसको समझा देता हूँ। पार्टनरशिप में मैंने बताया कि यहाँ सारे पार्टनर मिल करके पैसा लगाते हैं और जो भी उसका प्रॉफिट होगा या गेन होगा या लॉस होगा वो सारे पार्टनर मिल करके शेयर कर लेते हैं। लेकिन एक पार्टनरशिप में और कंपनी को क्या पार्टनरशिप कहा जा सकता है? कंपनी को पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता है। ब्रॉडली डिस्क्राइब किया गया है कि इसको पार्टनरशिप या फर्म की तरह हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न है कि जो कंपनी में जो बंदा है, जो पार्टनरशिप में व्यक्ति है, वो अपने हित को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। लेकिन कंपनी में जो बंदा है वो किसी दूसरे मेंबर से सजेशन के बगैर भी अपने इंटरेस्ट को एसोसिएशन के अंदर बिना किसी मेंबर के कंसेंट के बगैर भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और जो भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, जो भी एसोसिएशन है जो इनकॉर्पोरेटेड होगी वो विद बाय लॉ इनकॉर्पोरेटेड होगी, पहली बात। और दूसरी बात जो है इसका अपना परपेचुअल सक्सेशन होगा और अपनी कॉमन सील होगी एक, जिसे हम सार्व मुद्रा कहते हैं। कॉमन सील को हिंदी में सार्व मुद्रा कहते हैं। और निगमित संस्थान यानी कि इनकॉर्पोरेट बॉडी होगी एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप मैंने समझा दिया। अब ये क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, काफ़ी लोग मिल करके पैसा लगाते हैं। तो हम अभी पब्लिक कंपनी की बात करें तो कई सारे लोग मिल करके कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब वो पैसा क्या होता है, उसको पूंजी को हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल बोल सकते हैं। जो बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं उस पूंजी में कैपिटल होता है। और कैपिटल में क्या हो सकता है, रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क आया तो यहाँ पे रिस्क का डेफिनेशन क्या था, रिस्क को कौन बियर करेगा, तुम ही अकेले बियर करोगे। तुम अकेले बिजनेस कर रहे थे, तुमने अपने दिमाग में जो भी कुछ दिमाग लगाया और तुमने किया, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हें प्रॉफिट होगा और तुम्हें अगर लॉस हुआ तो वो तुम्हें ही होगा। पार्टनरशिप में पार्टनर में 2 या 3 पार्टनर जो मिल करके कोई फर्म है वो कोई भी कैसी भी तरह की फर्म चला सकते हैं। उस फर्म में कोई लॉस हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, वो पार्टनरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे उन्हें क्या टर्म्स एंड कंडीशन उन्हें पार्टनरशिप करी, उस बिहाफ पे उनको उतना रिस्क बियर करना पड़ेगा। अब कैपिटल में कोई अगर कैपिटल जो है ये कंपनी है, मतलब कंपनी में जो कैपिटल है उसमें क्या रिस्क होगा, ये क्या होगा, काफ़ी सारे लोग मिल करके जब पैसा लगाते हैं कंपनी में तो इसे बोलते हैं पीपुल फंडिंग। पीपुल फंडिंग होती है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि आपका सहारा इंडिया कंपनी ने कोई पॉलिसी निकाली और लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया, क्योंकि वो कंपनी है तो उसमें लोगों के अपने शेयर हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं। या आपने शेयर मार्केट का नाम जरूर सुना होगा कि शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। अब हम बताते हैं कैसे। तो अब कंपनी का आइडिया कैसे आया, तो सबसे पहले जो कंपनी है कंपनी को कोई प्रमोटर्स होते हैं। अब ये प्रमोटर्स कौन से लोग होते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स को हम कह सकते हैं कंपनी का थिंक टैंक। जो लोग आइडिया लगाते हैं यार कंपनी खुल जाए,
तो 3-4 लोगों ने मिल करके दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद ये आइडिया, तो पता है बैंक भी ऐसे खुली थी सबसे पहले। बैंक का आइडिया भी लोगों ने, इन कंपनी को प्रोमोटर्स ने पता कि बैंक कैसे खोली जा सकती है, वो बैंकिंग लॉ में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी जो है, कंपनी को प्रोमोटर्स ने कहा कि भाई चलो ये आइडिया हम लगा सकते हैं, कंपनी को हम एक तरह से रजिस्टर कराएंगे सबसे पहले। तो वो काम कौन देगा? कंपनी को खोलने का आइडिया, कंपनी में कैसे प्रॉफिट आएगा, क्या उनका बिजनेस होगा, ये कौन करेगा? ये कंपनी के प्रमोटर करेंगे। जब कंपनी के प्रमोटर को ये आइडिया आ जाएगा कि यार एक कंपनी, चलो क्यों ना कंपनी कोई खोलते हैं, तो ये कंपनी को प्रमोटर जो है वो कंपनी को खोलने से पहले कंपनी को क्या करेंगे? रजिस्टर कराएंगे। तो जब ये कंपनी को जब रजिस्टर कराएंगे तो कंपनी को रजिस्टर ऐसे नहीं हो जाएगी, ये आरओसी के पास जाएगी, यानी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अब जो कंपनी में एमसीए में, यहाँ पे एमसीए के अंतर्गत आता है ये चीज़ कि एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन। अगर आपको कंपनी को प्रमोट कराना है, कंपनी को रजिस्टर कराना है, तो आपको ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या, ये कंपनी को जो रजिस्टर कराएंगे किस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे? ये डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। एक को बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होगा तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कि इसमें बड़ा बड़ा चीज़ होगा, यानी कि एक समरी वे में होगा, एक डिटेल वे, एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक तरह से कह सकते हैं जैसे कोई तुम्हारा डॉक्यूमेंट है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, तो सबसे पहले आप फाइल कवर लगाते हैं। कोई भी ड्राफ्ट तैयार करते हैं उसके ऊपर फाइल कवर लगाते हैं। तो फाइल कवर लगाने से पहले जो भी फोलियो आप तैयार करते हैं, पोर्टफोलियो, तो एक तरह से वो पोर्टफोलियो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। यानी कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफिस का नाम क्या होगा, कंपनी का क्या नाम होगा, कितने लोग काम करेंगे, तो ये सारा का सारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें क्या होगा कि अंदर की बातें होंगी। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर कितने रखे जाएं, किसको कितनी पावर दी जाए, कंपनी के अंदर के क्या रूल होंगे, तो ये सारी बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हो। तो मोटा मोटा दो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होंगे, कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो कंपनी को के हिसाब से दो डॉक्यूमेंट जो हैं ये अपने तैयार करेंगे। ये दो डॉक्यूमेंट कौन से होंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर्म भर करके एमओए एओए तैयार करके आरओसी के पास दे देंगे। अब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो होता है वो एमसीए डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के। वो इसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और अगर इनमें कोई इसको दिक्कत लगती है तो वो इन लोगों को बुलाएगा और उससे पूछेगा कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है। तो इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इशू कर देगा। अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी तो रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। क्या हो जाएगा कंपनी का? इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, यानी कंपनी का एक तरह से जब इनकॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और सर्टिफिकेट में जब इशू हो जाएगा तो उसमें एक कंपनी को CIN नंबर मिल जाएगा। और जो ये CIN नंबर होता है इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कंपनी का बर्थ होता है एक तरह से, जैसे कि आपका जो प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र, तो उसमें एक नंबर होगा प्रमाण पत्र का, तो उसमें, या फिर आपने आधार कार्ड यूज़ किया होगा या कोई आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उसमें नंबर होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसी तरह से कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया CIN नंबर, जो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ये किसी भी कंपनी के एक नई बर्थ जो है, कंपनी की बर्थ को ये CIN नंबर से हम कह सकते हैं कि आप कंपनी का बर्थ हो चुका है। अब कंपनी एक पर्सन की तरह काम करेगी। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गई है, लेकिन ये पर्सन कैसा होगा? ये पर्सन होगा आर्टिफिशियल। एक तो बाय नेचर पर्सन हो गए जो गॉड बनाता है,
और फिर ये गॉड के द्वारा, ये इंसानों के द्वारा बनाई हुई कंपनी है, तो ये कंपनी लोगों के बिहाफ, कंपनी काम करे, कहा जाएगा कंपनी ने काम किया, लेकिन कंपनी काम करने का मतलब कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से कंपनी का बर्थ हो जाता है, जिससे CIN नंबर जब से कंपनी को मिल जाता है। अब जब कंपनी को CIN नंबर मिल गया तो कंपनी को एक राइट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। कंपनी खोलने का आइडिया किसको आया? प्रमोटर्स को, प्रमोटर्स को आया। अब प्रमोटर्स ने कोई कंपनी खोल दी, प्रमोटर्स ने जब कंपनी खोल दी तो प्रमोटर्स को क्या मिल जाएगा? यहाँ से एक तरह से प्रमोटर्स ने यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA और AOA ये तैयार करेंगे, इस डॉक्यूमेंट करेंगे। इस डॉक्यूमेंट करने के बाद ROC को जमा कर देंगे। ROC क्या करेगा? इसको रजिस्टर कर देगा। रजिस्टर करने के बाद कंपनी को CIN नंबर मिल जाएगा। कंपनी को जब CIN नंबर मिल जाएगा, इसका मतलब कंपनी का एक तरह से इनकॉर्पोरेट बॉडी हो गई, कंपनी एक निकाय हो गई, यानी कि एक कंपनी एक बॉडी की तरह काम करेगी। कृत्रिम बॉडी होगी, जो कि नेचुरल नहीं होगी, लेकिन कृत्रिम बॉडी होगी, एक तरह से कहा जाएगा कंपनी ने काम किया। तो कंपनी को एक तरह से सील या कंपनी का एक साइन मिल जाएगा, जिसे हम सार्वमुद्रा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब यानी कंपनी को जब ये सील मिल जाती है तो कंपनी के पास राइट आ जा सकता है। तो राइट कैसा आ जाएगा कि कंपनी अब अपना व्यापार कर सकती है। तो व्यापार करने किसके द्वारा करेगी? फिर कंपनी अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। जब कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करेगी तो अब ये डायरेक्टर आगे कंट्रीब्यूशन करेगा कंपनी में। तो व्यापार के लिए जो डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करेगी वो अब डायरेक्टर का काम क्या होगा? डायरेक्टर कहेगा कैपिटल, कंपनी का जो ये प्रमोटर्स हैं जिन्होंने अपना आइडिया दिया है कि कंपनी इस पे काम करेगी, अब डायरेक्टर उसके लिए अपॉइंट हो चुका है। अब डायरेक्टर क्या करेगा? उसके लिए जितनी भी कैपिटल की ज़रूरत है वो कैपिटल जुटाने का काम। अब वो फंड रेजिंग का काम कैसे होगा? अब यहाँ से आगे की जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फंड रेजिंग के ऊपर। तो डायरेक्टर क्या करेगा? यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस तैयार करेगा, बढ़िया सा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को वो क्या करेगा? प्रोस्पेक्टस, इस प्रोस्पेक्टस को या तो वो अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन, और या फिर वो इस प्रोस्पेक्टस को कैसे करेगा? एक मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, अब ये कंपनी की वेबसाइट पे इस प्रोस्पेक्टस को डाल देगा या न्यूज़पेपर पे देगा। इस कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में इस प्रोस्पेक्टस में सब कुछ मेंशन होगा कि कंपनी कैसे फंड इकट्ठा करेगी, कंपनी कितने शेयर जारी करेगी। तो कंपनी हमेशा शेयर तो जारी करती नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? एक टाइम में एक शेयर जारी कर देगी, कितने नंबर ऑफ शेयर्स को जारी करने हैं। तो इस डायरेक्टर और जो प्रोस्पेक्टस जारी करेगा, मतलब एक तरह से तुम ये कह सकते हो, अगर तुमने शेयर मार्केट पढ़ा हो तो IPO निकालना इसका। अब जब ये IPO निकालना क्या होता है? पब्लिक से कहेगा कि फंड रिलीज करने के लिए फंड रेज करेगा, तो लोग कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को पढ़ेंगे, जो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो पूरा बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें शेयर जो है, जो भी इंटरेस्टेड होगा उसमें पैसा लगाएगा। पैसा कैसे लगाएगा? उसके शेयर खरीद लेगा। अब जब शेयर खरीद लेगा तो शेयर कैसे? अब शेयर में क्या, शेयर खान में अकाउंट बनाएगा या फिर डीमैट अकाउंट खोलेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है आजकल पूरा। तो वो शेयर कंपनी के खरीदेगा। IPO में शेयर कंपनी बताएगी कि कंपनी इतना शेयर बेच रही, कैसे बेच रही, तो आपको कंपनी के प्रॉस्पेक्टस लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसके पूरे बिजनेस प्लान को जो लोग समझना चाहते समझेंगे, और जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें पैसा लगा देगा, यानी उसके शेयर को खरीद लेगा। अब शेयर जो है वो उसकी कैपिटल हो गई किसी कंपनी को। कंपनी के शेयर खरीदने के बदले जो पैसा लगेगा, सपोज किसी ने 100 रुपये का, कंपनी ने शेयर की वैल्यू डिसाइड करी कि 100 रुपीज़ का शेयर है और 1000 लोगों ने खरीदा, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो कैपिटल जो है वो कंपनी के पास आ जाएगा। अब उस कैपिटल से कंपनी जो है अब आप लोगों ने कभी शेयर मार्केट में शेयर खरीदा होगा, तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे जब भी आप शेयर लेते हो तो एक AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, वो आपके पास भी आएगी। AGM में वो सारे शेयर होल्डर्स के पास जाती है, और जिसमें कंपनी
क्या प्रैक्टिस करती है कंपनी शेयर होल्डर्स के साथ एजीएम में वोट। इसमें ये आपसे बोला जाएगा, आपके पास एक मेल आएगी, उसमें एजीएम, इसमें वोट करने के लिए और पार्टिसिपेट के आपको राइट होंगे। अगर आपके पास शेयर है तो आपको वोटिंग का भी राइट होगा, पार्टिसिपेशन का भी राइट होगा और थोड़े बहुत राइट्स होते हैं इसमें। कैंडिडेट जिनके पास कंपनी का शेयर वो डायरेक्ट वोट कर सकते हैं और कंपनी के अकाउंट के बारे में जान सकते हैं। कंपनी बताएगी कि हमने हम ये डिसीजन ले जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन जो भी लेने जा रहे हैं, कोई एजीएम मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉल करके जो भी रिजोल्यूशन लेकर के आएगी उसमें वोटिंग कराई जा सकती है। अब जो रिजोल्यूशन आएगा उसमें दो तरीके की वोटिंग हो सकती है। एक तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लाया जा सकता है, यानी साधारण रिजोल्यूशन, और दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी में 50% लोगों की कंसेंट से वो डिसीजन हो जाता है और 75% स्पेशल रिजोल्यूशन में होता है। इसके बाद डायरेक्टर जो है उसका जो क्या करेगा, अब डायरेक्टर के ऊपर बात आ जाएगी, हाँ भाई ठीक है, अब डायरेक्टर आगे का मैनेजमेंट देखेगा। ईयर एंड पे उसके अकाउंट का ऑडिट वगैरह जो है ये सीए वगैरह करेंगे ऑडिटिंग की। और ऑडिटिंग करने के बाद जो एजीएम जो है इसकी फिर से मीटिंग बुलाएगा, शेयर होल्डर्स को बताएगा प्रॉफिट कितना हुआ और कितना इस पे लोगों को डिविडेंड देना है। अब प्रॉफिट के बारे में और डिविडेंड के बारे में ये कंपनी का अपना सीओ मोटो है, कंपनी के पास राइट है, वो आपने शेयर खरीदा तो पर शेयर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तो एक बात हो गई कि ये भाई कंपनी का पूरा ऐसा बिजनेस हो गया। अब कंपनी का बिजनेस हो गया एक चीज़। अब मान लो तुम्हारे पास कंपनी का शेयर है, अब तुम चाहते हो कंपनी के शेयर बेचना, तो क्या कंपनी को डायरेक्ट कंपनी का शेयर बेचोगे? कंपनी को कभी भी डायरेक्ट शेयर नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि इसमें दो तरीके का फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट है, एक थोड़ा पहले से बता देता हूँ। फाइनेंशियल जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके के हैं, एक सेक्टर है, एक तो प्राइमरी सेक्टर है और दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर में जो है वो प्राइमरी सेक्टर तुम्हारा कंपनी हो गई, कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस दे दिया, प्रोस्पेक्टस पब्लिक में आ गया, कंपनी का आईपीओ आया, आपने शेयर खरीदा, शेयर पब्लिक में गया, पब्लिक में जाने के बाद फंड जो कंपनी जितने पैसे का शेयर खरीदा गया उस हिसाब से कंपनी के पास जो कैपिटल आ गई और कंपनी ने अपनी कैपिटल के हिसाब से एजीएम मीटिंग रख के अपना काम करना शुरू किया। दूसरा है, अब आपके पास शेयर है और अगर आप शेयर बेचना चाहते हो तो सेकेंडरी जो है शेयर मार्केट में आएगा। शेयर मार्केट में क्या होगा, इसको जो गवर्न करने के लिए अगर आपने शेयर मार्केट का नॉलेज, तो बीएसई और एनएसई, बॉम्बे शेयर एक्सचेंज और नेशनल शेयर एक्सचेंज, ये दो तरीके के शेयर हैं यहाँ पे, बीएसई और एनएसई, ये तुम्हारे शेयर मार्केट में दो टर्म होंगे जहाँ पे शेयर होल्डर अपने शेयर को बेचेगा या खरीदेगा। तो यहाँ पे दो तरीके के लोग होंगे, एक बेचने वाले होंगे, एक खरीदने वाले होंगे, और इसका कमीशन जो बीएसई या एनएसई के पास जाएगा। तो जो लोग शेयर बेचना चाहते हैं वो अपना शेयर बेचेंगे और जिसने अपना शेयर बेच दिया, मान लो किसी कंपनी में शेयर कंपनी में शेयर खरीदने वाले बहुत कम हैं और शेयर बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो उसकी वैल्यू अपने आप शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। और किसी कंपनी के शेयर लोग खरीद ही रहे हैं, बेच कोई नहीं रहा, तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं। वो कभी भी प्राइमरी नहीं होता, वो हमेशा सेकेंडरी होता है और इसका होल्ड जो होता है एनएसई और बीएसई में, इंडिया में एनएसई बीएसई के पास होगा, जो पूरी शेयर मार्केट में एक तरह से शेयर को खरीदने और बेचने में हेल्पफुल करने, मतलब एक तरह से मीडिएटर है और इसका ये पैसा अपना चार्ज करती है इस पर, ठीक है। और बहुत सारे अकाउंट, जैसे आप जरोदा में अकाउंट खोलते हैं या फिर आप शेर खान में खोलते हैं या कहीं भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उसके बेसिस पे आप शेयर मार्केट से शेयर इंटरेक्ट करते हैं इस सेकेंडरी मार्केट से। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा और ऐसे ही फर्दर लेक्चर कंपनी लॉ के सेकेंड लेक्चर में हम टोटल सेक्शंस की बात करेंगे, टोटल शेड्यूल की बात करेंगे। तो कंपनीज एक्ट में जो टोटल चैप्टर हैं 29 चैप्टर हैं, जिसमें 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में ब्रीफ में कि हम पूरे सेक्शंस में कंपनी एक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कुछ हम डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के अंतर्गत। तो अगर किसी को नोट्स भी चाहिए होंगे तो इसके प्रिंटेड नोट्स जो है मैं अपने जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स मैं शेयर कर दूँगा, वो आप पढ़ सकते हैं, वो मैं उसको PDF बना के उसको आपको शेयर कर दूँगा।
और एक छोटी सी रिक्वेस्ट साथ में करना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफ़ी बेनिफिट आपको होने वाला है, काफ़ी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।